गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के बाद में एक ऐसे फंक्शन की आवश्यकता महसूस हुई जो कि हमें प्रक्रमों के बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध करा सके। तो ये जो फलन है वो स्टेट फंक्शन होना चाहिए और इसका मान जो है वो तंत्र की अवस्था पर निर्भर करना चाहिए, न कि प्रक्रम के पथ पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है इसे हम एंट्रोपी नाम देते हैं और इसे कैपिटल एस के द्वारा व्यक्त करते हैं। परंतु जो इसकी डेफिनेशन है इसमें अनंत सूक्ष्म परिवर्तन ds के रूप में इसकी परिभाषा दी जाती है। तो किसी तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय प्रकार से जो अवशोषित ऊष्मा है तथा वह परमताप जिस पर यह ऊष्मा अवशोषित की जाती है, इन दोनों का अनुपात ही एंट्रोपी चेंज कहलाता है। ठीक है, यानी कि यदि परमताप T पर dq रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रकार से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, यानी कि एंट्रोपी परिवर्तन ds बराबर dq रिवर्सिबल अपॉन T। ठीक है, यानी कि एंट्रोपी की कोई परिभाषा नहीं है, एंट्रोपी चेंज की परिभाषा है कि जिस परमताप पर उत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो इन दोनों का अनुपात कहलाता है एंट्रोपी चेंज। तो यदि तंत्र निश्चित ताप T पर q रिवर्सिबल ऊष्मा अवशोषित करके A अवस्था से B अवस्था में जाता है तो एंट्रोपी में एक फाइनाइट चेंज आता है जो कि हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा S बराबर SB माइनस SA, या हम कह सकते हैं एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी इन इनिशियल स्टेट बराबर क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T। यानी कि ऊर्जा के समान ही एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है जो कि पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये जो है अवस्थाओं पर निर्भर करता है, इसलिए स्टेट फंक्शन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ds भी जो है dE के समान एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है और इसे हम थर्मोडायनेमिक चरांक जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है और जो है इंटरनल एनर्जी के समान ही एंट्रोपी चेंज को भी हम इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के रूप में शो कर सकते हैं। तो एंट्रोपी का मान जो है वो तंत्र में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि ये मैटर के अमाउंट पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसलिए हम बोलेंगे कि जो आपके एंट्रोपी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एंट्रोपी की जो इकाई है वो है आपके कैलोरी पर डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट डिग्री में और आपके हीट की जो यूनिट है वो आपके कैलोरी में आती है। या हम कह सकते हैं एंट्रोपी की यूनिट आपके जूल प्रति डिग्री, या कभी कभी जो है एंट्रोपी की जो यूनिट है इसे हम एंट्रोपी यूनिट या EU में भी व्यक्त करते हैं। अब ये एक मात्रात्मक गुण है, यानी कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अतः जब एक मोल पदार्थ के लिए एंट्रोपी की इकाई कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल या जूल प्रति डिग्री प्रति मोल भी इसकी यूनिट है तो तब हम इसको कहते हैं मोलर एंट्रोपी। ठीक है, यानी कि एक मोल के लिए जो एंट्रोपी निकाली गई तो वो मोलर एंट्रोपी आ गई। अब है आपके एंट्रोपी की धारणा का गणितीय निरूपण। ठीक है, तो यानी कि कार्नोट इंजन की दक्षता वाले समीकरण में हमने देखा था कि Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1 अपॉन T2। या हम कह सकते हैं कि Q1 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन T2, या जो है पक्षांतरण से ये इक्वेशन किस प्रकार से हो जाएगी, Q2 अपॉन T2 प्लस जो है Q1 अपॉन T1 का पक्षांतरण किया तो आगे माइनस का चिन्ह आ गया बराबर 0। तो उपरोक्त समीकरण में हमने देखा कि Q2 क्या है, स्रोत से अवशोषित ऊष्मा थी तो इस पे धनात्मक चिन्ह आ रहा है, जबकि Q1 जो है वो सिंक को विसर्जित ऊष्मा है जिसे ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। यदि Q1 और Q2 को ऊष्मा विनिमय के रूप में ही माना जाए, कहने का मतलब इनमें हीट का एक्सचेंज माना जाए, अर्थात अवशोषण या विसर्जन कुछ भी हो सकता है ऊष्मा का, तो इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 बराबर 0।
अब जो समीकरण 37 में एक पद समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम और दूसरा रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम से संबंधित था, है ना। कार्नोट इंजन में जैसा कि हमने देखा था, तो हम कह सकते हैं कि Q/T पदों का बीजीय संकलन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब सिस्टम जो है dq ऊष्मा अवशोषित करता है स्रोत से, तो प्रक्रम जो है वो A से अवस्था B तक पहुंच जाता है। तो हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ A से B dq/T एक निश्चित राशि है जिसका मान परिवर्तन के पद पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अवस्था A तथा B पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो एंट्रोपी कहलाता है। यानी कि डेल्टा एस बराबर फाइनल स्टेट में एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट में एंट्रोपी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी, यानी कि जो है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में इंटीग्रेट किया अपन ने dq/T को। तो यहाँ ये बात अपन ध्यान देते हैं कि ऊष्मा जो है वो dq का अवशोषण उत्क्रमणीय ढंग से ही होना चाहिए, यानी कि डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी dq/T। तो यानी कि प्रत्येक अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, dq रिवर्सिबल अपॉन T। अब चूँकि डेल्टा एस एंट्रोपी में एक फाइनाइट चेंज है, इसलिए हम इसे ds की जगह डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, q रिवर्सिबल अपॉन T, क्योंकि जो फाइनाइट चेंज होते हैं उसमें हम d के स्थान पर डेल्टा का उपयोग करते हैं। अब जो तंत्र के द्वारा अवशोषित ऊष्मा धनात्मक होती है, अतः एंट्रोपी परिवर्तन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अतः हम बोलेंगे कि तंत्र की जो एंट्रोपी है वो ऊष्मा के अवशोषण के साथ में बढ़ेगी, और जब तंत्र के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाएगा तो तंत्र की एंट्रोपी भी घटेगी। ठीक है, अब देखो कि रुद्धोष्म उत्क्रमणीय परिवर्तनों में अवशोषित ऊष्मा क्या होती है, 0। तो अतः एंट्रोपी परिवर्तन भी क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो रुद्धोष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं वो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। अब है आपके एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि समतापी रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। तो समतापी रूपांतरणों जैसे आदर्श गैस का समतापी प्रसार या फेज ट्रांसफॉर्मेशन आदि में एंट्रोपी चेंज की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमको संबंधित जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है में अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रक्रम उत्क्रमणीय ढंग से ही ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो हम देखते हैं कि हम मानते हैं कि एक आदर्श गैस के n मोल का समतापी उत्क्रमणीय प्रसार किया जाता है। तो इस प्रसार में गैस की जो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा E बराबर क्या होता है, 0 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा E बराबर Q+W होता है। तो डेल्टा E बराबर क्या है, 0, क्योंकि जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W। ओके, यानी कि यहाँ Q क्या है, अवशोषित ऊष्मा, और W है यहाँ पर प्रसार कार्य। और हम बार बार कह रहे हैं कि सिस्टम के द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा है वो उत्क्रमणीय ढंग से ही अवशोषित होनी चाहिए, यानी कि Q रिवर्सिबल बराबर क्या हो जाएगा, W। यानी कि जो सिस्टम के द्वारा उत्क्रमणीय ढंग से ऊष्मा अवशोषित की जाती है वो पूरी की पूरी कार्य में रूपांतरित यहाँ हो रही है। तो यदि गैस का प्रसार निश्चित ताप T पर आयतन V1 से V2 तक हो रहा है, तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 के द्वारा W बराबर क्या हो गया, इनके कार्य का मान हो जाएगा nRT ln V2/V1, यानी कि Q रिवर्सिबल बराबर क्या था, W, यानी कि Q रिवर्सिबल का मान भी क्या आ जाएगा आपके nRT ln V2/V1। यानी कि एंट्रोपी में जो परिवर्तन है उस की गणना हम कर सकते हैं समीकरण 35 के द्वारा। अब डेल्टा एस बराबर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 35 Q रिवर्सिबल अपॉन T, जहां अपन Q रिवर्सिबल का मान रखेंगे तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, nRT ln V2/V1 अपॉन T,
यानी कि एंट्रोपी चेंज क्या आया, डेल्टा एस बराबर NR ln V2/V1 फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। ओके, अब जो है हम यहाँ पर नेचुरल लॉग को बेस 10 में लिखें तो डेल्टा एस बराबर 2.303 NR log V2/V1, यानी कि समीकरण 46 द्वारा हम एंट्रोपी चेंज का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब है आपके एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ठोस प्रवस्था से द्रव प्रवस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा। तो जब किसी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और इसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा। अब हम मानते हैं कि 1 मोल ठोस को उत्क्रमणीय ढंग से गलन बिंदु TF पर द्रव में परिवर्तित किया जाता है। तो इस परिवर्तन में माना कि स्थिर दाब पर डेल्टा HF ऊष्मा अवशोषित होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा को जो है हम चेंज ऑफ एंथैल्पी के द्वारा भी शो करते हैं। तो ये अवशोषित ऊष्मा कहलाएगी गलन की मोलर ऊष्मा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 35 डेल्टा एस बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T। अब हमने चर्चा की है कि स्थिर दाब पर जो अवशोषित ऊष्मा है उसे हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि डेल्टा SF बराबर डेल्टा HF अपॉन TF। ठीक है, अब यहाँ F जो है वो फ्यूजन को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊष्मा अवशोषित की जा रही है उसे हम बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यानी कि जो क्या होती है कि किसी ठोस को उसके गलनांक पर जो ऊष्मा दी जाती है जिससे कि वो उस ताप पर द्रव में बदल जाए, तो उसे हम बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर डेल्टा SF जो है गलन प्रक्रम में एंट्रोपी चेंज है, और यहाँ पर जो डेल्टा HF है वो क्या है, धनात्मक, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित की जा रही है स्थिर दाब पर, इसलिए डेल्टा SF का मान भी क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, यानी कि जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कोई भी प्रोसेस जो है उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, मतलब वो प्रक्रम स्वतः होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए एंट्रोपी बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, थर्मोडायनेमिक फीचर है यहाँ पर, कि जब जो है आपके चेंज इन एंट्रोपी का मान अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और यदि चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, और यदि चेंज इन एंट्रोपी आपके जो है 0 है तो इसका मतलब आपके प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। ओके, अब है आपके सेकंड, द्रव प्रवस्था से गैस प्रवस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी में क्या चेंज होगा, यानी कि लिक्विड टू गैस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उस ताप पर किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो इस परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब माना कि 1 मोल द्रव को यदि उत्क्रमणीय रूप से हम क्वथनांक TB पर गैस में परिवर्तित करें तो इस परिवर्तन में माना कि स्थिर दाब पर जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम बोलेंगे डेल्टा HV, जहाँ पर V है वेपराइजेशन, और ये अवशोषित ऊष्मा जो है वो वाष्पन की मोलर ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डेल्टा S बराबर क्या होता है, Q रिवर्सिबल अपॉन T, यानी कि डेल्टा SV बराबर हो जाएगा डेल्टा HV अपॉन TB, जहाँ पर डेल्टा HV है स्थिर दाब पर सिस्टम के द्वारा अवशोषित ऊष्मा, और यहाँ पे सिस्टम क्या है अपना, 1 मोल द्रव जिसे हम उसके क्वथनांक पर गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो वो उस ताप पर किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, है ना। यहाँ पर TB जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है। ठीक है, और डेल्टा SV जो है वो वाष्पन प्रक्रम में एंट्रोपी चेंज है। अब तीसरा है आपके एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरण के दौरान क्या एंट्रोपी चेंज होता है। तो यदि 1 मोल ठोस जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसे हम बोलते हैं संक्रमण की मोलर ऊष्मा। जहाँ
हम इसे नाम देंगे डेल्टा एच टी, ठीक है, जहाँ टी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिशन को, यानी कि संक्रमण ऊष्मा, और जो है आपके T1 संक्रमण ताप हो तो मोलर एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस टी क्या होगा, डेल्टा एस टी बराबर आपके डेल्टा एच टी अपॉन टी, जहाँ पे टी टी क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके।